नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका। बेटा, लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था विलेयता के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव विलयनों का वाष्प दाब और राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब के बारे में। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? द्रव विलयनों का वाष्प दाब, द्रव विलयनों का या द्रव विलयन का वाष्प दाब। हम क्या करते हैं, देखो बेटा, एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में हमने कोई द्रव भर दिया और इसको ताप देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इसको ताप देना हमने स्टार्ट कर दिया। चाहो तो येलो स्टैंड लगा दो, नहीं तो बोलोगे सर ये हवा में कैसे लटक रहा है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको ताप देना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे आप इसको ताप दोगे तो ताप देने पर क्या होगा, ये द्रव के जो कण हैं या इसके जो अणु हैं या जो भी इसके अवयवी कण होंगे वो गति करेंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा प्राप्त कर कहाँ जाएंगे, यहाँ सतह पर जाएंगे। ज़्यादा अगर ऊष्मा दोगे तो इसकी सतह को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि पात्र हमारे पास क्या है, खुला, क्या हुआ है, पात्र खुला हुआ है। और जैसे आप इसको गर्म कर जाओगे, वाष्प के कण, ये द्रव के कण वाष्प में बदलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, वायुमंडल में चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपने सेम यही प्रोसीजर एक बंद पात्र पर किया होता, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक बंद पात्र ले रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसके जो कण हैं वो वाष्प में बदल जाएंगे। किसे बदल जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे द्रव के कण, और द्रव कण वाष्प में बदल जाएंगे। लेकिन वायुमंडल में नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमारा जो पात्र है वो क्या है, पैक है। ठीक है बेटा, तो द्रव के कणों का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है बेटा, और अगर आप मान लो ये द्रव का कण क्या हो गया, वाष्प में बदल गया, पात्र खुला हो तो बाहर, अगर पात्र पैक हो तो ये वाष्प क्या हो सकती, बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो धीरे, पहले क्या था, देखो द्रव की मात्रा ज्यादा थी, वाष्प की मात्रा कम थी, आपने गर्म किया, धीरे धीरे वाष्प की मात्रता या वाष्प की सांद्रता या वाष्प का घनत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक समय ऐसे आएगा कि द्रव और वाष्प दोनों का घनत्व क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जितना द्रव वाष्प में बदलेगा उतनी वाष्प किसमें बदलेगी, द्रव में बदलेगी। ठीक है बेटा, अब देखो, द्रव का वाष्पन होगा तो किसमें बदलेगा, वाष्प में। अब द्रव के कण अगर वाष्प के कण वापस द्रव में बदल रहे हैं तो इसको बोलते हैं द्रवण या बोलते हैं संघनन, या तो द्रवण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। ठीक है, तो वाष्प, द्रव के कण वाष्प में बदल रहे हैं। ठीक है, पात्र बंद होने के कारण इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर वापस क्या हो रहा है, एक स्थिति ऐसी आएगी जब जितने द्रव के कण वाष्प में बदलेंगे उतने वाष्प कैसे बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। इस चीज को बोलते हैं साम्य अवस्था। ये निश्चित ताप पे होता है बेटा, साम्य अवस्था। ठीक है, इसके बाद हम ताप नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये हो गया ना, साम्य अवस्था होगी। मान लो वो अवस्था इसमें जितने द्रव के कण वाष्प में बदल रहे उतने वाष्प किसमें बदल रहे हैं, द्रव में, तो वो होगी साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था की कंडीशन में ये जो द्रव है इसकी सतह पर, ये द्रव है इसकी सतह पर ये जो वाष्प है उसके द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। यानी क्या होगा, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, और ये साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर डाला गया दाब, डाला गया दाब वाष्प दाब या क्या कहलाएगा, या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है, संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। समझ गए बात को, बस यही था इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम।
किसका नियम? राउल्ट। देखो बहुत से राउल भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है, आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है राउले, ठीक है बेटा, मैक्सिमम बुक्स में राउल्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन राउल्ट लिखा हुआ है, राउल लिखा हुआ है या राउले लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है बेटा। अब राउले ने नियम दिया था, 2 प्रकार के विलयन इसने लिए, कौन कौन से विलयन लिए देखो मैं बताऊंगा आपको। पहले नंबर 1 द्रव 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 विलयन। अब द्रव द्रव विलयन क्या होता है बेटा? द्रव द्रव विलयन क्या होता है? विलय भी द्रव, विलायक भी द्रव, द्रव द्रव विलयन, या फिर दूसरी भाषा में समझो तो वाष्पशील, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, ठीक है बेटा, के लिए राउले का नियम, ठीक है बेटा। नंबर 2 ठोस द्रव, ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन मतलब विलय तो ठोस और विलायक द्रव। ये क्या है? विलय है और ये क्या है? विलायक है। ठोस द्रव विलयन या अवाष्पशील, समझ गए बात को? ऊपर वाले में तो क्या था, जो विलय पदार्थ था क्या था? वाष्पशील था। नीचे वाले में विलय पदार्थ क्या है? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम या राउल्ट का नियम, समझ गए बेटा? इंपॉर्टेंट है, समझे बात को? अब हम एक एक को लिखेंगे इसमें से, ठीक है? तो हम पहले वाले को लिखेंगे, दूसरे वाले को मिटा देते हैं। देखो द्रव द्रव विलयन या वाष्पशील विलय युक्त विलयन में राउल ने क्या किया? विलय भी क्या लिया? द्रव, और विलायक भी क्या लिया? द्रव। और जो विलय है वो कौन सी प्रकृति का है? वाष्पशील प्रकृति का है। यानी वाष्पशील प्रकृति का मतलब क्या है? विलय भी वाष्प में परिवर्तित होगा, विलायक भी वाष्प में परिवर्तित होगा। यानी जो वाष्प दाब होगा वो विलय के कारण भी होगा और विलायक के कारण भी होगा। दोनों के कारण क्या होगा? वाष्प दाब होगा। जब दोनों के कारण वाष्प दाब होगा तो क्या होगा? कुल वाष्प दाब में दोनों का योगदान होगा। तो राउले क्या बोलता है? राउले क्या बोलता है कि निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन, निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समझ के बात को? नहीं समझे? देखो मैं लिख के बताता हूं। पहले क्या बोला भाई साहब ने? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर वाष्पशील, वाष्पशील विलय युक्त विलयन, विलयन में प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समझिए बात को? क्या बोला? निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। देखो मैं आपको, चलो इसको मिटा देता हूँ फिर, क्योंकि मायगा नहीं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ मिटाकर, आगे चलेंगे हम मिटाकर बताऊँ आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
देखिए क्या बोला राहुल ने, होता है, ठीक है। तो हो गया। अब अपन क्या मान लेते हैं, यहां से लिखते हैं माना किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए व बी है। क्या बोल रहा है, हमारे एक विलयन मान लिया, उसमें दो वाष्पशील अवयव ए व बी, दो अवयव है, ठीक है। तथा इनके आंशिक दाब क्रमशः पीए व पीबी है। यानी ए का आंशिक दाब पीए, बी का आंशिक दाब पीबी है। तथा इनकी मोल भिन्न क्रमशः ये XA व XB है। तो राउले के नियम से, अब भाई हमको क्या लगाना है, राउले का नियम लगाना है, ठीक है ना। अब राउले का नियम लगाना है तो लगा दो। क्या होगा, ये राउले के नियम से अवयव ए का आंशिक दाब, मैं इधर लाइन खींच देता हूं बेटा, काम आ जाएगा उधर। आंशिक दाब ये PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। यही बोला था राहुल ने कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा, ठीक है। अब ये PA बराबर क्या हो गया, PA नोट XA। PA नोट क्या है हमारे पास, अवयव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी अगर केवल अवयव A उपस्थित होता तो क्या वाष्प दाब होता, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां लिख देता हूं, ये PA नोट क्या है, अवयव A का शुद्ध अवस्था में, चलो डबल लाइन बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं, इधर से लिख देता हूं, ये PA नोट इज इक्वल टू अवयव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब आप देखो राउल के नियम कैसे भी लिख सकते हो कि निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी मोल भिन्न, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इसके गुणनफल के बराबर। अब मान लो XA, मैंने मोल भिन्न कल वाले या लास्ट वाले वीडियो में बताया था आपको मोल भिन्न क्या होती है, ठीक है। तो वहां पर मैंने तुम्हें जो बताया था, वहां पर मान लो क्या बताया था, ये अगर मान लो ओनली XA केवल A के अवयव है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये क्या होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होगा, A के आंशिक दाब के बराबर, नहीं टोटल दाब जो होगा किसका होगा, केवल A का होगा। मान लो इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू कितनी, 0.5। तो A ने शुद्ध अवस्था में जो दाब डाला था टोटल A का आंशिक दाब कितना होगा, उससे आधा हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0.4 है तो 40% हो जाएगा, 0.6 तो 60% हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसी प्रकार क्या होगा, ये इसी प्रकार अवयव B का आंशिक दाब क्या होगा भाई, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। बोले तो क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, ठीक है। PB नॉट क्या हो गया यहाँ पर, अवयव B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये PB नॉट इज इक्वल टू अवयव B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक। अब एक साइंटिस्ट था हमारा डाल्टन, ये डाल्टन भाई साहब क्या बोलते हैं हमारे कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का जो कुल दाब होगा, कुल वाष्प दाब होगा,
वो अवयव में उपस्थित या जो विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। यानी इसने बता दिया एक पात्र है हमारे पास, उसमें बहुत सारी गैसें भरी हुई है, बहुत सारी गैसें भरी हुई, तो प्रत्येक का आंशिक दाब का अगर योग कर दो तो क्या होगा, उसका कुल दाब में प्राप्त हो जाएगा। यानी इसी प्रकार विलयन पे अप्लाई कर दिया, यानी एक विलयन में जितने अवयव उपस्थित होंगे अगर उसमें उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक दाब का आप क्या कर दो, योग कर दो, तो विलयन का कुल दाब हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन क्या बोलता है, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं, होगा। अतः क्या बोल रहा है भाई ये भाई साहब हमारा, ये P इज इक्वल टू PA प्लस PB। P क्या है हमारा, कुल दाब है, यहाँ पर क्या है, कुल दाब। तुम इसको P लिख दो, तुम इसको PT लिख दो, तुम इसको P टोटल लिख दो, P कुल लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख दो। इनका कुल वाष्प दाब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, P लिखा है हमने साहब, कुल वाष्प दाब। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 3rd। तो इक्वेशन 1 2 3 से मतलब क्या करेंगे, 1 और 2 से PA और PB की वैल्यू रख देंगे। ये इक्वेशन 1 2 एंड 3 से क्या होगा भाई, P इज इक्वल टू हमारे PA की वैल्यू रख दो, ये PA नॉट XA प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, PB नॉट XB हो गया। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास, इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बट वी नो डेट, हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, XA प्लस XB बराबर 1। मोलबिन, अगर आपने मोलबिन नहीं पढ़ी है तो मैं पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लें। फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि किसी भी विलयन में कितने भी अवयव उपस्थित हो उन सबकी मोलबिन का योग हमेशा क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 अवयव थे, तो A की मोलबिन प्लस B की मोलबिन बराबर कितना होगा, 1। तो क्या हो जाएगा, ये XA बराबर 1 माइनस XB। समझ गए बात को। XA की वैल्यू कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में रखेंगे। जगह खत्म होगी, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या होगा भाई, ये XA की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखने पर, इक्वेशन 4 में रखनी वैल्यू रखो साहब, क्या होगा, P इज इक्वल टू PA नोट 1 माइनस XB प्लस PB नोट XB। अब देखो साहब, खोलो इसको, ये P इज इक्वल टू, इससे गुणा करोगे क्या हो जाएगा, PA नोट माइनस ये क्या हो जाएगा, PA नोट XB प्लस PB नोट XB। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, XB कॉमन आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू PA नोट प्लस XB कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया, PB नोट माइनस PA नोट, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, क्या है, सरल रेखा की समीकरण। देखो y इज इक्वल टू C प्लस mx, ये m ये x, या फिर mx प्लस c जो तुम लिखना चाहो। ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया ना, PA नोट को पीछे ले जाओ, mx प्लस c हो गया। यानी ये क्या है, इक्वेशन 5 एक सरल रेखा की समीकरण है। इक्वेशन 5 एक सरल रेखा की समीकरण है। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे, इससे तो सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, यानी कुल दाब को हम क्या करेंगे, मोलबिन के विरुद्ध आलेखित करें। ठीक है, तो फिर हमें क्या प्राप्त हो गया, वाष्प दाब और मोलबिन के मध्य ग्राफ खींचे तो सरल रेखा में क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। हम ग्राफ खींचेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इधर वाले को चलो, इसको पूरे को मिटा देता हूं, मैंने नोट कर ही लिया होगा।
देखिए ग्राफ खींचेंगे हम, ये हम ले लेते हैं XA = 1। अब तुम्हें पता है अगर A की मोल बिन यहां पर क्या है 1 है तो XB बराबर क्या हो जाएगी 0, यानी केवल A है, तो ये कंडीशन है। इस अवस्था में वाष्प दाब क्या होगा PA0, ठीक है। शुद्ध अवस्था में ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है वाष्प दाब को, ठीक है। ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है मोल बिन को। अब देखो आप XA बराबर 0, तो यहां पर XB बराबर कितना होगा 1, तो इस कंडीशन में हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा PB0। अब देखिए ग्राफ को इधर से खींचो उधर से खींचो, बात बराबर है। मान लो यहां पर XB बराबर 0 है, ये XB बराबर यहां पर क्या है हमारा 0 है। अब यहां से ग्राफ खींचना चालू करना है, इधर से इधर बढ़ना है हमें, तो ये 0 से मान लो हम यहां से यहां बढ़े और हमारे पास XB की वैल्यू 0.2 होगी, तो ये वाष्प दाब यहां थोड़ी रहेगा फिर, क्योंकि ये 0 क्यों है, XB बराबर 0 क्यों है, क्योंकि यहां हमने क्या माना है, मतलब यहां पर ये वाष्प दाब 0 क्यों है, क्योंकि यहां पर XB बराबर 0 है, हमने क्या मान लिया B अवयव है ही नहीं यहां पर हमारे पास, तो जब B अवयव होगा ही नहीं तो वाष्प दाब क्या होगा नहीं होगा। अब लेकिन हमने इसको यहां से यहां बढ़ा दिया और मान लो यहां पर वैल्यू 0.2 हो गई किसकी XB की, यानी 20% B आ गया। अब B आ गया तो उसका भी वाष्प दाब होगा, तो फिर ये क्या यहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा ना, फिर ये ग्राफ बढ़ेगा आगे, समझ गए। यहाँ ले आओ 0.5, तो ये ग्राफ बढ़ता बढ़ता कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ये लो जैसे जैसे XB की वैल्यू बढ़ती जाएगी ग्राफ कहाँ जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, समझ गए बात को। ये ग्राफ गया, ये गया 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 और ये यहाँ पहुँच गया, यानी XB की वैल्यू 0 तो वाष्प दाब 0, थोड़ी बड़ी वैल्यू तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और बड़ी तो और बढ़ेगा, और बड़ी तो और बढ़ेगा, ऐसे करते करते वाष्प दाब बढ़ता हुआ कहाँ चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है XB = 1, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या है B की मोल बिन 1 है, इसका मतलब केवल B है और कोई दूसरा अवयव है ही नहीं, तो वही है, तो केवल उसका ही क्या होगा वाष्प दाब। ऐसे देखो X ऐसे खींचोगे तो यहाँ पर क्या है ये वाष्प दाब 0, लेकिन जैसे आगे बढ़ाते जाओगे ये वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ 0 है तो वाष्प दाब 0 एक की वजह से, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ाओगे मान लो 0.2 तो वाष्प दाब यहाँ आ जाएगा, 0.5 तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। समझ गए बात को। तो ये क्या है हमारे पास PA = PA0 XA, ये उस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी अगर A ही होगा तो ये A के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है ना, A की तरफ, ये किसके रिप्रेजेंट कर रही है B को, ये PB = PB0 XB, और अगर इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा P बराबर क्या है PA + PB। समझ गए बात को बेटा। ये क्या है हमारा ग्राफ है राउल्ट के नियम का वाष्पशील विलयुक्त विलयनों के लिए, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसके अगले वाले की। क्या था अगला हमारा नंबर 2, ठोस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन या फिर अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है बेटा। अब देखो क्या हुआ है, ठोस यानी विलय तो क्या है ठोस, मैंने पहले बता दिया ये क्या है विलय है, और ये क्या है विलायक। समझ गए बात को। अब ऊपर लिखा हुआ है ठोस विलय,
या फिर उधर से नहीं समझ में आया तो देखो, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, यानी अगर विलय पदार्थ अवाष्पशील होगा तो उसका कोई वाष्प दाब होगा क्या? उसका कोई वाष्प दाब नहीं हो सकता ना। जब उसका कोई वाष्प दाब नहीं होगा तो विलयन का कुल वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? विलयन का कुल वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? विलायकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं हम, यदि विलय पदार्थ हम यहाँ विलय पदार्थ को अवयव बी मानेंगे, यानी ए को क्या माना? विलायक। यदि विलय पदार्थ अवाष्पशील हो तो उसका कोई वाष्प दाब नहीं होगा, उसका कोई वाष्प दाब नहीं होगा। अतः ऐसे विलयनों के लिए ये राउले के अनुसार, ऐसे विलयनों के लिए राउले के नियम को, ऐसे लिखते हैं, राउले के नियम को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। क्या होगा भाई? ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समझ के बात को? यानी क्या बोलना चाह रहा है? P कुल वाष्प दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ठीक है, यानी P इज इक्वल टू क्या हो गया? P इज इक्वल टू ये PA नोट XA। समझ के बात को भाई? PA नोट तुम्हें पता ही, अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो होगा। ठीक है, बट ये XA बराबर क्या होता है? 1 माइनस एक्स भी होता है ना, अभी लिखा था हमने बेटा। ठीक है, तो वैल्यू रख दो इसको XA की, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? PA नोट 1 माइनस एक्स बी। खोलो इसको, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA नोट माइनस PA नोट एक्स बी। समझ के बात को? तो फिर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आओ, XB बराबर PA नोट माइनस P अपॉन PA नोट। ये नोट इसके ऊपर है बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है? XB क्या है? विलय की मोल भिन्न। ये PA नोट माइनस P क्या है? वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, और ये PA नोट माइनस P अपॉन PA नोट क्या है? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अब ये क्या होता है बेटा? बड़ा टॉपिक है थोड़ा, आने वाले वीडियो में बताऊंगा वाष्प दाब अवनमन या आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। समझ के बात को? वैसे शॉर्ट में बताता हूँ, कुछ भी नहीं है। अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाया है। ठीक है, तो विलायक में मिलाने के बाद विलयन बन गया। अब इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वह शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम होगा। ये देखो, विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में क्या है? कम है, तो इसे बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। समझ की बात? ये हो गया ना, वाष्प दाब कुल, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इन दोनों में जो कमी है वो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। समझ की बात को? अब देखो इससे क्या दिख रहा है तुम्हें? इस रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है XB इक्वल टू PA नोट माइनस P अपॉन PA नोट, यानी किसी भी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय की जो मोल भिन्न होती है वह आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के समान होती है, या फिर आप बोल सकते हो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के समान होता है।
ठीक है, यही राउल्ट का नियम है किसके लिए, इनके लिए। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 ही डाल लेते हैं, ज़्यादा डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इक्वेशन 1 से स्पष्ट है कि किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समान या बराबर लिख सकते हो, समान होता है, बराबर भी लिख सकते हो, बराबर होता है। समझ गए बेटा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।